चलो बेटा शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। समझ में आ गया? कूलम के नियम का सदिश निरूपण शुरू करें। और ये ध्यान रखना बेटा, आज मैं और आप मिलके इस फिजिक्स को ढेर करेंगे। क्या करेंगे? ढेर करेंगे। ढंग से समझना बेटा, ध्यान रखना इस बात को, बहुत काम आएगा और बहुत सी चीज़ें समझाऊंगा इसके अंदर। खाली ये नहीं है कि कूलम्स का लॉ ही वेक्टर फॉर्म्स में समझोगे आप, बहुत सी चीज़ें समझाएंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो कि वेक्टर में लिखने की कहाँ ज़रूरत पड़ी कूलम्स लॉ को, या फिर सदिश निरूपण की क्या ज़रूरत पड़ी लिखने की। Since we all know force is a vector quantity, therefore it is useful to write Coulomb's law in vector form। चूंकि हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है। समझ में आ गया? सदिश राशि कौन? बल। इसलिए कूलम के नियम को लिखा जाना किस में? सदिश निरूपण में बहुत उपयोगी है। ठीक है। अब सदिश राशि कौन होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है, उसके बारे में, और प्लस ये नियम तो 5 मिनट लेगा। एक बार सीखोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये ध्यान रखना। एक बार सीखोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो चलो शुरू करते हैं कि पहले वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है वो लिख देते हैं। सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी की स्पेलिंग पूरी लिख लेना। अब देखो बेटा, सदिश राशियां कौन सी होती है जिसमें देखो दिश यानी दिशा, जिसमें दिशा का ज्ञान भी हो, और स मतलब कुछ और भी चीज़ें हों। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है, ढंग से समझना। आपको सिर्फ 2 चीज़ें बता रखी है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए 3 चीज़ें होना बहुत जरूरी है। सदिश राशियां वो होती है जो 3 चीज़ों का पालन करती हो। देखो क्या, सबसे पहले तो उसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए। परिमाण मतलब कोई भी गणित का मान, मैथमेटिकल वैल्यू होनी चाहिए उसकी। मैथमेटिकल वैल्यू मतलब 7, 12, 21, 19, 26, 35, 99, 65, 55, 48, 62, 1000, 15, 2028, 3925, कुछ भी गणित का मान। ये हो गया परिमाण। पहली चीज़ ध्यान रखना, सदिश राशियां। दूसरी, दिशा का ज्ञान होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। समझ में आ गया? बल एक सदिश राशि है। कैसे? देखिए, दिशा का ज्ञान कैसे होना बहुत जरूरी। ये मेरी एक कोई कार है, ठीक है, ये चल रही थी हाईवे पे, खराब हो गई। कितने जने बैठे हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 जने बैठे हुए हैं। ठीक है, धक्का लगाना है इसको। क्या करना है? धक्का लगाना है। अब देखो बेटा, 1 नंबर अंदर बैठा हुआ है, ड्राइवर जो है वो अंदर बैठा हुआ है। ये 4 आदमी उतर के धक्का लगाएंगे। मान लो 2 ने और 3 ने धक्का लगाया इधर, और 4 ने और 5 ने धक्का लगाया इधर। यानी क्या लगा रहे हैं? वो बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या ये गाड़ी आगे खिसकेगी? हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत खिसक जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता ये दोनों तो एक ही बल लगा रहे दिशा में, ये दोनों एक दिशा में बल लगा रहे। अब दोनों में से जिसका ज़्यादा होगा थोड़ी सी खिसकेगी, तो दिशा की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी बल के लिए? ये गाड़ी आगे खिसकेगी। और गाड़ी को तेज दौड़ाना हो तो हम क्या करेंगे? या तो चारों इस दिशा में आए या चारों इस दिशा में आए। ये लो, चौथा और पांचवा भी इस दिशा में आ गया, यहाँ से बल लगा रहे हैं। या फिर दूसरा और तीसरा भी इस दिशा में आ गया। समझ में आ गया? तो दिशा की कहाँ जरूरत पड़ी? यहाँ पे जरूरत पड़ी। और अंदर बैठा हुआ वो स्टीयरिंग हिलाता रहेगा, गियर लगा देगा, एक्सीलेटर दबा देगा, या जो भी काम करेगा वो अंदर बैठा हुआ काम करेगा। यानी 4 आदमी धक्का लगा रहे थे, तो 2 इधर से लगाएंगे, 2 उधर से लगाएंगे, कोई फायदा नहीं है उसका, वो तुम भी जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दिशा की जरूरत पड़ी। या अब गाड़ी को किधर भेजना है? मान लो इधर भेजना है, तो वो चारों इधर धक्का लगाएंगे तो गाड़ी जाएगी। या गाड़ी को इधर भेजना है तो वो चारों इधर धक्का लगाएंगे तो ही गाड़ी आगे जाएगी। और हो सकता है चांसेस बन जाए स्टार्ट हो जाए, क्योंकि गाड़ी पे काफी बल लगेगा, 4 जने बल लगा रहे हैं। समझ में आ गया? इसलिए दिशा की जरूरत पड़ती है। बल एक सदिश राशि है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बैठ गया? चलो आगे चलते हैं। तीसरी चीज क्या जरूरत पड़ती होगी फिर बताओ, जब इतना बता दिया तो। वेक्टर क्वांटिटी हमेशा ऑलवेज ओबेज द रूल ऑफ ट्राइंगल एडिशन एंड पैरेललोग्राम एडिशन रूल। योग संबंधी त्रिभुज, समझ में आ रहा है? योग संबंधी
त्रिभुज, समझ में आ गया, या समानांतर चतुर्भुज संबंधी योग का, या समानांतर चतुर्भुज योग संबंधी त्रिभुज, योग संबंधित समानांतर त्रिभुज का पालन करती हो, के नियम का पालन करती हो, पालन मतलब ओबे, समझ में आ गया बेटा। तो ये कौन नई चिड़िया आ गई, अभी तक तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं इसको कि ये कौन आ गया, समांतर त्रिभुज और चतुर्भुज और ये। तो देखो बेटा, एक मैं बता देता हूँ, बड़ा ही आसान है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। आज कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं अपन। तो वेक्टर राशियां या सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी, वो तीन चीजें हो तब हम उसको वेक्टर मानते हैं। अभी तक आपके दिमाग में दो ही रही होगी, नहीं ऐसा नहीं है। ट्राइंगल एडिशन रूल होता है एक, और पैरेललोग्राम एडिशन। अब पैरेललोग्राम जो हिंदी वाले में समझ गए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजा होगी जिसकी, और त्रिभुज यानी जिसकी 3 भुजा होगी। तो इसमें उस नियम का पालन करती हूँ, कैसे करती है ये भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो बेटा, एक इसमें आता है पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर भी बहुत तरीके के होते हैं, सदिश भी कई तरीके के होते हैं, एकांक सदिश, स्थिति सदिश, समझ में आया, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, ठीक है। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन आई गया एक वेक्टर जिसको हिंदी में स्थिति सदिश बोल दिया, एकांक सदिश को बोल दिया यूनिट वेक्टर, और जीरो वेक्टर, शून्य सदिश जिसको हम नल वेक्टर भी बोल देते हैं, शून्य सदिश या जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, स्थिति सदिश की बात करते हैं। इसको, इस त्रिभुज के नियम को समझने के लिए स्थिति सदिश की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना बेटा, स्थिति सदिश हमेशा कहाँ से शुरू होंगे, मूल बिंदु से, बस ये ध्यान रखना है, ओरिजिन होना चाहिए उनका कोई, समझ में आ गया। मैंने किसी को बोला कि यहाँ से चलना चालू हो, ये एक लाइन है जिसके कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, निर्देशांक कुछ है ही नहीं, आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, जिसके कोई निर्देशांक नहीं है। अब वो बोल रहा है कि इस लाइन का पता लगाओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या हमें क्या मालूम, हमें क्या पता होगा। लेकिन अगर वो यहाँ से चलता जीरो से, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई, जीरो से चलता और यहाँ से मान लो ये इधर चला जाता, तो हम क्या बोलते, ये जीरो से चला है, ये यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 3 यहाँ मिल गया, ये 1, ये 2, ये 3 यहाँ मिल गया, ठीक है ना। कचरे को छोड़ो एक बार बस। तो ये तो समझ में आ गया ना, कोऑर्डिनेट निर्देशांक। लेकिन वहाँ पे वो चलता और यहाँ पे वो मैथमेटिक्स में चलते हैं, यहाँ पे पोजीशन चलेगी, मूल बिंदु होना बहुत ज़रूरी। अब देखो बेटा, त्रिभुज भी बना लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है ये। सबसे पहले देखो त्रिभुज कैसे बनेगा, ये मैंने एक एक्स और वाई प्लेन बनाया है। क्या बनाया है, प्लेन यानी समतल। अब देखो बेटा, आपकी जो गति हो रही है ना, वो समतल में हो रही है, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन मतलब कि आदमी एक्स से भी कुछ दूर जा रहा है और कुछ वाई से भी दूर जा रहा है, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति या सरल रेखा में गति, ये सीधी सीधी जाए जा रही है बस, ठीक है। तो इसमें 2 डायरेक्शन नहीं होती, इसमें एक ही होती है, एक्सिस। कौन सी, एक्स होती है। यहाँ पे प्लेन पर, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेन पढ़ रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन। और फिर क्या आएगा, मोशन इन ए स्पेस, 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो वहाँ पे एक जेड और आ जाएगी, छोड़ो उसको, अपन को भी ये पढ़ना। अब देखो प्लेन में कर रहा है, ये बिंदु कौन सा है, 0, ओ ओरिजिन, 0 बोल दिया इसको। अब देखो बेटा, ढंग से समझना, खुद बोलोगे तभी आगे चलेंगे, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब तुम बोलोगे समझ में आ गया मैं तभी आगे चलूंगा। देखो, अब मुझे किसी की पोजीशन बतानी, मैंने एक आदमी को बोला कोई व्यक्ति, अब हमने कूलम्स लॉ में क्या पढ़े, चार्ज पढ़े, आवेश। तो एक आवेश हम Q1 ले लेंगे और दूसरा आवेश हम क्या ले लेंगे, Q2 ले लेंगे। कूलम्स लॉ तभी लगता है जब 2 आवेश हो, ठीक है। यहां से चलना चालू हुआ Q1 और यहां जाके रुक गया। बोलो सहमत हो कि नहीं, बिल्कुल। तो इसकी दिशा क्या होगी, दिशा बता सकते हो। अगर मैं इसकी दिशा ये लगाऊं, तुम फटाक से बोल दोगे कि सर क्या पागलबंदी कर रहे हो, हाँ या मास्टर जी बिल्कुल पागल हो गए, ये गया तो इधर है, दिशा ऐसे कैसे बता दी, नहीं हो सकती। गुड, बस बेटा ढेर करेंगे आज, ध्यान रखना। अब बोलो सही है कि नहीं है, बिल्कुल। Q1 यहाँ से चला और 0 से और यहाँ पे जाके रुक गया, ये कोई पोजीशन आ गई, स्थिति आ गई उसकी। गुड। Q2 चलना चालू हुआ, आवेश Q2, चार्ज Q2 यहाँ से चलना चालू हुआ और मान लो यहाँ से इधर निकल गया, ये कौन है हमारा, Q2। इसकी दिशा क्या होगी, यहीं से चलना चालू हुआ ना बेटा, देखो शुरू कहाँ से हुआ, 0 से, तो उधर ही चला। मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मेरी दिशा भी इधर होगी, समझ में आ गया। मेरा मुंह पीछे थोड़ी दे, और ना मैं पीछे नहीं जा रहा,
इस पे एरो कौन सा लगेगा? बैठा कि नहीं बैठा? गुड, वेरी गुड, यही चाहिए था, बैठ गया। OQ1 क्या है? स्थिति सदिश। OQ2 क्या है? स्थिति सदिश। ध्यान रखना, स्थिति सदिश कौन है? पोजीशन वेक्टर कौन है? OQ1 एंड OQ2 आर पोजीशन वेक्टर्स। बैठ गया, स्थिति सदिश है ये दो। अब देखो बेटा, अब आएगा विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश और हमारा त्रिभुज भी बन जाएगा। देखो त्रिभुज की तीसरी भुजा चाहिए, अब ढंग से समझना। विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्टेंस ही तो होती है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होती है। कब? जब आप सीधे सीधे चल रहे हो, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, बस चले जा रहे हो। अब देखो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या है? अब मान लो ये दोनों पॉइंट तो मिल गए हमको, हम ये बोल रहे हैं कि अब Q2 को बोल रहे हैं कि Q1 को कि Q1 तू Q2 के पास जा थोड़ी देर के लिए, या फिर Q2 को बोलेंगे Q2 तू Q1 के पास जा। तो दो ही केस बनेंगे, तो दो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो देखो दूसरा डायग्राम मैं ऐसा कैसे बना देता हूँ वापस, तब समझ में आ जाएगा कि दो क्यों है। ये देखो बेटा, Q2 चल के इधर आया, ये Q1 का पोजीशन था, सेम ये वाली है, कुछ नहीं है, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, और ये मूल बिंदु। अब देखो बेटा, ये मैंने जो लाइन मिलाई, ये ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया बेटा, ढंग से समझना। अब देखो त्रिभुज बना, ये जो लाइन है ये कहलाती है विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वाली लाइन। अब देखो, या तो Q1 इधर जाएगा Q2 के पास, समझ में आया कि नहीं? यहां तक तो Q1 आ गया, लेकिन अब Q1 बोल रहा है कि मैं वापस इधर जाकर इधर क्यों जाऊं, मैं इधर से भी तो एक रास्ता जा सकता हूं। ठीक है, गुड। या फिर Q2 क्या बोलेगा, मुझे Q1 के पास भेजो यार, ऐसे मत करो, जब Q1 मेरे पास आए इस रास्ते से, मैं भी जाऊं Q1 के। तो देखो Q2 वापस इधर नहीं आएगा। एक बात, एक अपने नया रास्ता निकाला है, उसको खोज रहे, ये डायरेक्शन Q2 की, या तो Q1 इधर आएगा या Q2 उधर जाएगा। तो दो डायग्राम बना के समझ में आ गया, गुड। अब देखो बेटा, योग संबंधी त्रिभुज का नियम या ट्रायंगल एडिशन लॉ क्या होता है? रूल लॉ, ट्रायंगल एडिशन लॉ या पैरेललोग्राम एडिशन लॉ। अभी यहाँ पे ट्रायंगल बना, तीन भुजा बनी है, तो हम त्रिभुज बना है, तो हम त्रिभुज का योग संबंधी नियम लगाएंगे, ट्रायंगल एडिशन लॉ। एक ही चीज ध्यान रखना, चोंच नहीं भिड़नी चाहिए। बीक शुड नॉट बी कोलाइड, बीक यानी चोंच, शुड नॉट बी कोलाइड, चोंच नहीं भिड़नी चाहिए। अब देखो बेटा, इस एरो की चोंच कौन सी होती है? वो वाली होती है। इस एरो की चोंच कौन है? ये है। इस एरो की चोंच कौन है? ये है। इस एरो की चोंच ये, चोंच ये, चोंच ये। अब देखो एक नया एरो बनाता हूं, मैं बोल रहा हूं इसकी चोंच का है, ये रही चोंच। चोंच हमेशा तीखी होती है, बीक, ठीक है? ये चोंच नहीं है, ये क्या है? पुच्छ है, टेल है, और इसको क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे, शीर्ष। एक आता है तुम्हारे 11th में था, शीर्ष व पुंछ नियम, हेड टू टेल रूल, वो यही है बेटा। अब उसको हेड टू टेल से याद मत करो, चोंच से याद करो। आज चाचा जी सिखा रहे हैं, मूड में है तो सीख लो बेटा। समझ में आ गया ना? तो चोंच तीखी वाली को बोला जाएगा, गुड। बस फिर लगा। तो एक चीज ध्यान रखना, अब इसमें चोंच नहीं भिड़नी चाहिए। किसकी नहीं भिड़नी चाहिए? जिस जिसको हम जोड़ रहे हैं। अब देखो बेटा, चोंच अगर भिड़ी वो अलग, और जिनकी चोंचें नहीं भिड़ी वो एक साथ। देखते हैं, तुमने शादियों में देखा है, वो गिलास के अंदर गिलास डाल देता है और एक पूरी लाइन बना देता है, स्टैक बना देता है गिलास का, एक पूरा, इतनी सारी गिलासें एक साथ। गिलास के अंदर गिलास डालिए तभी तो बना है। चोंच के अंदर चोंच कैसे जाएगी? देखो ये इसके अंदर चली गई, चोंच नहीं भिड़ी। चोंच कब भिड़ेगी? ये रही चोंच, ये दोनों के आपस में चोंच भिड़ेगी, ये नहीं भिड़नी चाहिए। समझ में आ गया? गुड। चलो शुरू करते हैं। यार ये काला हो जाता है हाथों से, मेरे हाथ को काला कर देता है। समझना बेटा, एक चीज समझाएंगे आज तुमको, ढेर करेंगे आज। देखो बेटा, अब सबसे पहले यहां से OQ1 चला, ये चला जी OQ1। OQ1 के साथ कोई जुड़ेगा? देखते हैं। OQ2 जुड़ेगा, OQ2 इधर जा रहा है, और इधर से फिर इसके बाद इसका मुंह OQ2 का इधर ही, नहीं OQ2 तो नहीं जुड़ रहा। देखो OQ1 चला, हाँ चला, इसकी चोंच और इसकी पूंछ, इसका तो हेड और उसका टेल मिल रहा है, हेड टेल मिल सकते हैं, चोंच नहीं भिड़नी चाहिए। शीर्ष और पूंछ मिल सकते हैं, शीर्ष नहीं मिलने चाहिए, चोंच नहीं भिड़नी। चोंच नहीं भिड़ी, ये इसके अंदर चला गया, देखो पीछे जाके ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब OQ1 और प्लस Q1 और Q2 ये दोनों जुड़ेंगे। अब देखो बेटा, Q2 आगे आया और Q2 आगे आया, इधर की तरफ ये, और इधर ये भी आ रहा है, Q2 का है। देखो इन दोनों की आगे जाके चोंच भिड़ जाएगी। जो चोंच भिड़ जाती है उसको अलग पटको, ये पटक दिया मैंने, इज इक्वल्स टू के साथ में। ध्यान रखना, OQ2। बोलो बैठा कि नहीं बैठा? ढंग से देख लेना, पहली बता रहे, कोई नहीं समझाएगा ये चीज़ को, और यहाँ से एक नई चीज़ निकल के आएगी, वो बहुत ज़रूरी है।
उससे तुम ये पता चल लगा लोगे कि सही पढ़ा रहा है आदमी या गलत पढ़ा रहा है। टीचर बच्चों को भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई मास्टर गलत पढ़ा रहा है कि सही पढ़ा रहा है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे हम सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं, अभी हमारी कमजोरी को आप पकड़ लोगे, यही तो और क्या है, ठीक है ना। कहीं हम गलती करें तुम पकड़ो तो हम क्या मानेंगे, तभी तो तुम इंटेलिजेंट हो, बाकी तो हमें क्या मालूम पता चलता है, टेस्ट लेते हैं तभी तो पता चलता है। देखो OQ1 और Q1 Q2 इनकी दिशा एक है, ये चोंच देखो ये आगे गई, ये आगे जाके फिर ऐसी जाएगी, तो ये इससे भिड़ जाएगी, लेकिन ये दोनों नहीं भिड़े तो इन दोनों को जोड़ लिया। उसमें देखो क्या करोगे, ढंग से समझ लेना दूसरे वाले को। देखो OQ1 इधर चला, तुम पहले OQ1 को लिख लेता हूँ, फिर OQ1 क्या Q1 Q2 के साथ नहीं, चोंच भिड़ गई बेटा, तो बराबर का निशान लगा तो चोंच भिड़ते अलग, बस खत्म। इधर से OQ2 को देखते हैं, OQ2 इधर चला, OQ2 इधर गया, फिर आगे ये इधर ही जाएगा, जाएगा राइट, चोंच नहीं भिड़ी, शीर्ष और पूंछ मिल गए, हेड और टेल मिले, चलेगा। एक गिलास के अंदर गिलास हो जाएगी, चोंच नहीं भिड़नी चाहिए, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। कौन, Q2 Q1 या Q1 Q2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक ही बात है। समझ में आ गया, गुड। अब देखो बेटा हमें Q1 Q2 निकालना है, यहाँ से भी Q1 Q2 निकाल लेंगे, समझ में आ गया। अब देखो इसका नाम क्या दे दो बेटा, ये डिस्टेंस में मान ले रहा हूँ R1 है, और वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ये डिस्टेंस को मैंने, अब मैं OQ2 क्यों बोलूँ, मैं R2 बोलूँगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा R1 2, एक साथ ही लिखते हैं इसको, ठीक है, 1 से 2 की तरफ जाते हुए। ये R1 है पोजीशन वेक्टर, ये लो, ये R2 OQ2 भी पोजीशन है और R2 भी पोजीशन वेक्टर है, नाम दे दिया मैंने स्थिति सदिश। OQ1 भी स्थिति सदिश है और R1 भी स्थिति सदिश अब बन गया, क्यों, क्योंकि मैंने उसका नाम दे दिया OQ1 का। भाई ये कितने सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर का है, इसका ये पॉइंट A है, ये B है, बैठ गया, तो नाम दे दिया मैंने इसका, ये 5 सेंटीमीटर AB का, मैंने इसको बोल दिया ये C नाम की रेखा है, ये लो, ये C नाम की लाइन है जो 5 सेंटीमीटर है, बैठ गया, कोई बड़ी बात नहीं, गुड। ये नई नई चीज़ें तुम जल्दी से हाँ कर दो तो फिर मैं आगे चलूँ, नई नई छोटी छोटी चीज़ें क्या पढ़ाएं तुमको अब यार 12th में हो। देखो Q1 Q2 कैसे निकलेगा, OQ2 उधर था ही, गुड, और ये इधर चला जाएगा, तो क्या माइनस OQ1। Q1 Q2 का नाम क्या है बेटा, Q1 Q2 का नाम क्या है R12, लिख दो, ये लो। OQ2 का नाम क्या है, OQ2 का नाम क्या है R2। इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, 11th में था, अगर और अच्छे से सीखना हो, ये तो इसके बाद कुछ भी नहीं इसका सीखने में, लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ें सीखनी हो कि पैरेललोग्राम या चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में नियम कैसे लगता है, या वेक्टर का जोड़ कैसे होता है, वेक्टर का माइनस सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है ना, घटाव, और वेक्टर के गुणा कैसे होते हैं, और वेक्टर को मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं, तो वो सब 11th के वीडियो चैनल पे बने हुए हैं, चौधरी सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा, आप देखिएगा जाके। तो ये देखो बेटा इसका नाम OQ2 का क्या हो गया R2, माइनस OQ1 का नाम क्या हो गया R1, ये लो, और इनके ऊपर वेक्टर लगा दो, क्योंकि हम बोल रहे हैं वेक्टर की भी तो कर रहे हैं हम। अब देखो बेटा इसका भी नाम वही हो जाएगा, लेकिन देखो इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये 2 से कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। कुछ भी मैंने अपनी तरफ से नहीं लगा, देखा बेटा फिजिक्स जो है ना बेटा, फिजिक्स के हिसाब से चलती है, हम लोगों ने उसको घटिया बना रखा है, समझ में आ गया ना, हम लोगों ने घटिया बना रखा उसको, ठीक है ना, कि जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम कुछ बोलते हाँ बेटा समझ आ गया ना, आगे चलो आगे चलो, बच्चा भी क्या हाँ सर आगे आगे चलो चलो, बच्चे की जिंदगी बदल जाता है। मैंने कहा या तो Q1 Q2 के पास आएगा, या Q2, 2 केस हो सकते हैं, तो उसका नाम R21 दे दिया, इसका नाम R12 दे दिया, ये इधर जा रहा है, R21 इधर जा रहा है, दे रहा चिन्ह। OQ1 का नाम क्या रखा हमने R1, कोई दिक्कत नहीं। OQ2 का नाम कितना रखा है R2, ये लो, और प्लस Q1 Q2 का नाम क्या है इस बार R21। देखो यहाँ पे 1 2 था, यहाँ 2 1 है, क्योंकि वो 2 से 1 की तरफ जा रहा है। हमें क्या निकालना है, R21 निकाल लेते हैं। R21 निकालेंगे तो देखो बेटा R1 तो इधर है ही, ये जाएगा इधर, ये लो आ गया R, ये आ गया तुम्हारा, ये ट्रायंगल लो है त्रिभुज का नियम है, चोंच भिड़े उसको नहीं जोड़ना, अलग पटक दो, वो शाना बन रहा है, समझ में आ गया। जो चोंच नहीं भिड़ रही उनको जोड़ना है, बस समझ में आ गया। हेड टू टेल मेथड बोल देते हैं, या इसको वो कहा वो लिखा था ना अभी हमने, पूंछ, शीर्ष व पूंछ नियम भी बोलते हैं, लेकिन अपन इसको चोंच नियम बोलते हैं, सीधी सी बात है, चोंच नहीं भिड़नी चाहिए। ये बैठ गया कि नहीं बैठा। अब देखो बेटा पोजीशन वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्थिति सदिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इसमें 1 और 2 आ रहा है, पीछे कौन आ रहा है 2, वो हमेशा पहले आएगा, बैठ गया। 2 से 1 माइनस किया, उसमें देख लो पीछे कौन आ रहा है 1, तो 1 क्या आएगा, पहले आएगा। अगर किसी बुक में या कोई भी टीचर इस R12 को ऐसे लिखता है R1 माइनस R2, विच मीन्स गलत पढ़ा रहा है, बस। इसलिए कभी किसी का वीडियो देखना हो टीचर का कि वो फिजिक्स सही पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, ये इतनी सी चीज़ देख लेना, कूलम्स में जाके वहाँ मिल जाएगा ये,
आपको फट से पता चल जाएगा कि उसने पूरा ही गलत बता दिया। गलत। 0 2 1 है। अगर किसी ने ये लिखा R2 माइनस R1, ये बेटा गलत है। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश में हमेशा वो चीज़ पहले आती है जो पीछे होती है। 2 पीछे आ रहा है तो 2। कैसे? हमेशा हम क्या बोलते हैं, यहाँ से ये एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक चलना चालू हुआ, यही तो जाएगा इस चित्र में, तो उस डायग्राम में वो इधर आ रहा है। तो पहले देखो Q1 की Q1 से Q2 की तरफ चला, ये प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट, अंतिम पॉइंट, अंतिम बिंदु या फाइनल पॉइंट। तो अंतिम माइनस फाइनल ही तो होता है, ये ना, अंतिम माइनस फाइनल, अंतिम माइनस फाइनल। ये अंतिम माइनस फाइनल कैसे हुआ? R1 पहले आ रहा है तो ये अंतिम कैसे बन गया? क्योंकि उस डायग्राम में देखो वो Q2 उसके लिए प्रारंभिक है, तो अंतिम कौन सा हो गया? Q1। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो होता है। अब तुम्हारे बुक में जो बेटा डायग्राम है ना, वो डायग्राम गलत दे रखा है, ऐसा चित्र बना रखा है तुम्हारे बुक में। उसमें पता है गलती क्या करती है उसने? देखना, ये Q1 चला 0 से, कोई चीज़ 0 से उधर जा रही है तो उसकी दिशा क्या होगी? यही तो होगी, लेकिन बुक वाले ने इधर बता रखी है। समझ में आ गया? तो पूरा गलत ही करती है मामला। और अगर शिक्षक भी अगर ऐसा कर रहा हो, यहाँ से आप उसका पता लगा लोगे कि वो गलत पढ़ा रहा है। फिनिश, निकाल लोगे। त्रिभुज नियम कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल ही रहा कि जो चोंच भिड़ रही हो उसको अलग रख देना है, और बाकी 2 चीज़ें जुड़ जाएगी। क्योंकि ये तो हमें पता है कि 2 तो कोई ना कोई एक दिशा में जाएंगे, 3 में से ये जा रहे हैं, ये दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, ये दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। ग्लास के ऊपर ग्लास जमाना है, ये जम गया ग्लास के ऊपर ग्लास, ये जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे, और ये नहीं जुड़ेंगे, चोंच भिड़ गए, बैठ गया। गुड, आगे चलें। तो ये तो पता चल गया पोजीशन वेक्टर जब भी हो, आगे कुछ भी आए, कभी तुम्हारे तो जो बायोलॉजी वाले उनके कम है, लेकिन मैथमेटिक्स वालों के लिए तो मैथमेटिक्स में चैप्टर है वेक्टर, वहाँ वो तो ये पढ़ लेंगे ढंग से, लेकिन तुम फिर नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए ध्यान रखना हमेशा 2 1 है तो 1 पहले, 2 बाद में, 1 2 है, ये लो PAB है मान लो कोई पोजीशन वेक्टर, तो कैसे लिखेंगे? B बाद में है, पहले लिखो माइनस PA, इट इज राइट। समझ में आ गया? ज़्यादा नहीं बोलेंगे। गुड, आगे चलें फिर। तो ये तो तुम्हें आ गया पोजीशन वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर बताना है तुमको। क्या बताना है? यूनिट वेक्टर। ट्रायंगल भी बना दिया बेटा, त्रिभुज वाला नियम कुछ भी नहीं है। तो ये कहाँ लगता है? ये वेक्टर में लगता है। जो वेक्टर होते हैं उन क्यों ऐसा क्यों लगाया हमने? वेक्टर ये बोलता है, सदिश ये बोलता है कि मेरे को अगर जोड़ रहे हो तो कम से कम दिशा तो एक करो यार, है? मेरा गुणा भी कर रहे हो तो दिशा तो एक करो, मेरे को घटा रहे हो तो दिशा फिर अलग अलग दिशा में होगी तभी तो घटेंगे, एक ही दिशा में होंगे तो फिर तो जुड़ जाएंगे। तो जब दिशा बोल रहे हो तो दिशा करो तो सही यार मेरी तुम लोग। तो तुमसे वो पढ़ने के लिए बोल रहा है, तुमने पढ़ लिया उसको। मुझे नहीं लगता इस चीज़ के अंदर ऐसी कोई, अगर बच्चे को बता दिया जाए ना बेटा ये चीज़, बच्चा खट से पकड़ लेगा आपसे पहले और बोलेगा यार 12th का तो ट्रायंगल ज़्यादा सिंपल था ये वाला। समझ में आ गया? अब आता है इकाई सदिश। अभी जब कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, सदिश निरूपण या वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कूलम्स लॉ की, वहाँ पे इकाई सदिश की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो सीख लें या वहीं पे सीखें उस टाइम पे। मेरे को लग रहा है यहाँ सीख लेते हैं। यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, बहुत ही मज़ेदार है। अब देखो बेटा, टोपी लगा दो किसी के ऊपर, उसका मान 1 हो जाता है। वेक्टर में ये बोलता है के यानी मान 1। मेरा नाम चाचा जी बोलो, मास्टर जी बोलो, सर बोलो, ये लो कैप लगा दी, मतलब क्या हो गया? 1। अब आपका नाम कुछ भी हो, अनीता हो, सुनीता हो, पपीता हो, कोई भी हो, ये लो अनीता, पपीता, कैप लगा दी जहाँ पे, वो वैल्यू कितनी हो गई? वो 1 हो गई। पहली बात तो ठीक है। I, J और K ये फिक्स हो चुके हैं। किस किस के लिए बेटा? जो 3 डायमेंशन होती है ना, x त्रिविमीय, y z। x का हम किसको कर देते हैं? I से। y का हम हमेशा j मानते हैं, और z का हम कौन मानते हैं? हमेशा k मानते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे आपकी न्यूमेरिकल भी आएगा, वहाँ फिर फंस जाओगे। ठीक है, 3 वाला तुम्हारे नहीं, तुम्हारे 2 वाले ही है अभी फिजिक्स वालों के लिए। जब 3 वाला आएगा तब देखेंगे, तो हटा दें इसको। z का हमेशा k, वही ध्यान रखिएगा। तो x का कौन हो गया? हमेशा I। y का कौन हो गया? j। टोपी लगा दी मतलब 1 बन गया। अगर किसी ने ये लिख दिया I बराबर 1, नहीं, I कोई 1 नहीं होता, I ABCD है, I 1 है ही नहीं, हमने कहीं नहीं पढ़ा, I कैप 1 होता है। ठीक है, अब किसी ने R कैप लगा दिया, कोई बोला मैं R कैप लगाऊंगा, R के ऊपर लगाऊंगा, लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं, कैप जिसके ऊपर कैप लगानी लगा सकते हो। लेकिन ये 3 फिक्स कर दी उन्होंने नोटेशन में कि यार जब तुम वेक्टर पढ़ो ना तो x का ये जो है ना I लिया करो और y का j लिया करो। R कैप मतलब 1।
अब देखो बेटा इकाई सदिश बनता कैसे है, ढंग से समझ लें। मैथ में हम 4 बराबर 4 लिख सकते हैं क्या गणित में? और अगर कोई ये बोले कि सर 3 बराबर 4 भी सही है, रहने दो बेटा, तुम्हारे लायक नहीं है मैथ, ये गलत है। 4 बराबर 4, 5 बराबर 5, क्योंकि 5 है इधर, तभी तो मैच है। बराबर 7, ये क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू। बराबर है? नहीं बराबर है। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये तो तय है। गुड। अब देखो बेटा 4 बराबर 4 तो है ही, मैंने क्या किया, इसके साथ एक आर कैप गुणा कर दिया। कोई गलत किया क्या? क्या होता है आर कैप का मान? बताओ, 1 ही तो होता है, ये रहा। तो अभी क्या फर्क पड़ा? ये लो, मैं आर कैप की जगह 1 रख रहा हूँ, तो 4 बराबर 4 गुणा 1, ये रहा। डॉट 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट 1 कर दो, गुणा नहीं है तो डॉट कर दो, तो गुणा ही तो है, तो 4 हुआ अभी भी। गुड। अब वो बोल रहा है कि इसको वेक्टर में लिखो, देखना है, ये लो और ये लो, दिशा ही तो बतानी है और दिशा बतानी है, तो ऐसे बता दी हमने, बैठ गया। अब वो बोल रहा है मैग्नीट्यूड भी बोला था, दिशा बता चुके हैं, ट्रायंगल रूल हम सीख चुके हैं, वो लगा लेंगे, दिशा हमने बता दी एरो लगा के। मैग्नीट्यूड बताना है, एक पे बताना होता है, ये लो, ये बता दिया मैग्नीट्यूड, ये लो। बोलो, अभी भी ये 4 ही है, हम ये बोल रहे हैं ये 4 है। अगर कोई इसको बोलेगी नहीं सर ये 4 नहीं, क्योंकि हम आर कैप को पहले बता चुके हैं 1 है, और होगा नहीं है, ये फिक्स है, क्योंकि कैप लगाया है, टोपी से बताया जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा आर कैप की जगह क्या लिखेंगे? आर कैप इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब इसको तीनों को आर की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो बेटा तीनों को आर की फॉर्म में, आर बराबर आर लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, आर बराबर आर, कोई दिक्कत नहीं। डॉट आर कैप लगा दिया, सिर्फ इसके साथ जोड़ दिया मैंने आर कैप। बोलो कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ये कितना हो गया? 1 हो गया। गुड, अभी भी ठीक है। अब बोल रहा है कि इसकी दिशा बताओ, डायरेक्शन, ये लो, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन, ये वेक्टर फॉर्म थी, ये टोपी वेक्टर बता देती है अपना आप ही, टोपी का मतलब भी हो जाता है सदिश, ठीक है। तो अब सदिश है तो बतानी पड़ेगी, तो दिशा बता दी। अब वो बोल रहा है कि इसका परिमाण भी बताओ, मैग्नीट्यूड, तो ये लो इसको बता दिया इसी के पास वाले को, ठीक है। आर टोपी लिखो, आर टोपी बराबर क्या हो जाएगा? ये आर पहले, जब दो चीज़ गुणा में हो, जो नहीं चाहिए वो नीचे आ जाती है, आर और ये लो। बोलो ये आ गया समझ में? इसको अभी नहीं मिटाएंगे, क्योंकि जब आगे चलेंगे तो जरूरत पड़ेगी इसकी, और ट्रायंगल रूल तुम सीख चुके हो तो उसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी नहीं। उसकी तो तुम बस उस्ताद हो गए, ट्रायंगल लॉ वाला तो भूलोगे नहीं, जिंदगी भर बोलोगे। तो समझ में आ गया कि सदिश राशियों को कैसे लिखा जाता है, क्या क्या जरूरत पड़ती है? 3 चीज़ें की जरूरत पड़ती है। बताते 2 ही हैं सब, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो लो चलो ये लो, इसको मिटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इकाई सदिश भी हो गया, इसको मिटा फटाक से और चलें आगे और लिखें कूलॉम के नियम को सदिश निरूपण से, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। एक ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर क्या बोलता है? पोजीशन वेक्टर बोलता है मूल बिंदु से चलो, ओरिजिन से चलो, पोजीशन, तभी तो पोजीशन निकलती है। निर्देशांक ज्यामिति अगर पढ़ी है तो ठीक है। शुरू करें कूलम्स लॉ। अब देखो वैक्यूम में लिख रहे हैं, वैक्यूम में निर्वात में कोई 2 चार्ज पड़े हुए हैं, वैक्यूम में 2 चार्जेस, ठीक है, Q1 एंड Q2। तो क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलो मंजूर है? सहमत हो? कोई गलत नहीं। वैक्यूम लिखा है तो वैक्यूम बता दिया। निर्वात में E0 लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। अगर कोई माध्यम होता तो खाली क्या ले लेते? ई ले लेते, जिसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ER लगाते तो अपेक्षिक विद्युतशीलता, पैराविद्युतांक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन हमें निर्वात बताना, वैक्यूम। क्यों? क्योंकि निर्वात में क्या है कि बल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए, ठीक है। चलो अब इसको किस में लिखना है? वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश में लिखना है। सबसे पहले इसको सदिश में लिखना। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के होता है, वो ध्यान है तुम लोगों को, के भी लिख सकते हैं इसकी जगह, कोई दिक्कत। अब सबसे पहले इसको वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर बनाते टाइम टोपी लगा दो, जो नीचे है वही वाला। अगर यहाँ पे S होता तो यहाँ पे भी S पे टोपी पहना देते, वो तुम समझ गए ना। टोपी जिस पे पहना मतलब मान कितना? 1 हो गया, वैल्यू 1 हो गई, जिस पर टोपी कैप पहना दी। R क्यों लिया? क्योंकि नीचे R था, नीचे S होता तो S ले लेते, नीचे P होता तो P ले लेते, बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे जुड़ेगा, काम आएगा, मल्टीप्लाई होगा, इसलिए। चले आगे, गुड।
अब देखो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो फोर्स भी एक वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है फोर्स। तो लगाओ ना वेक्टर, जहाँ जहाँ वेक्टर है लगाओ, डर क्यों रहे हो। ये अब मैं भूल जाऊँ तो तुम लगा देना 1/4πε0। और अब देखो, अब वही त्रिभुज बनाने पड़ेंगे हमको। तो ये त्रिभुज बनाया है हमने, ये त्रिभुज बनाया है हमने फटाक से। ये Q1 चला, ये Q2 चला, यहाँ पे चला गया अपनी मर्जी से यहीं पे। ये Q1 चला और ये Q2 चला गया। Q1 को इधर भेज सकते हो, Q2 को इधर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। R1 ये वेक्टर लगा दो, ये पोजीशन वेक्टर हो गया OQ1, और ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये स्थिति सदिश, ये विस्थापन सदिश, ये R2, ये x है, ये y XY प्लेन पे चल रहा है, प्लेन में है, ठीक है। ये R1 के ऊपर ये इन दोनों को मैच कर दो, R2 ये रहा R2 और ये y हो गया, ये x। आगे देखो बेटा, Q1 Q2 पे फोर्स मारेगा और Q2 Q1 पे भी फोर्स मारेगा। फोर्स तो मारेगा ना, तभी तो होगा काम। देखो Q1 ने फोर्स मारा Q2 पे, तो ये Q2 किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, तभी तो बोल रहा हूँ। देखो दोनों सेम चार्जेस हैं, समान आवेश है, क्या करते हैं प्रतिकर्षित, एक दूसरे से कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे। ये चला गया। अब देखो बेटा इसका नाम क्या होगा, जो यहाँ पे उसको पहले लिखते हैं, 2 पे लगने वाला बल 1 के द्वारा, तो इसका नाम हो गया F21, वेक्टर लगा दो। ये चार्ज कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। किधर जाएगा, सीधी रेखा के अनुदिश, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस पढ़ाया था। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस क्यों इधर ही क्यों गया, उधर क्यों नहीं गया, तो वो सीधी रेखा में ही जाते हैं। और जो सीधी रेखा में लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स, उन्हीं को ही बोलते हैं। F 1 पे लगने वाला बल किसके द्वारा लग रहा है, 2 के द्वारा। कौन मार रहा है, ये 2 ही तो मारा है इसमें, तभी तो ये उधर गया, अपने आप थोड़ी गया। 1 2, और इस पर भी क्या लगा दो, ये लगा दो। अब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन सदिश देखेंगे। पहले मैं ये बोल रहा हूँ ये इधर जा रहा है, तो इसको नाम दे दिया हमने R1 2, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जा रही है इधर, ये दिशा दिखा दी, बार बार 2 लिखने की जरूरत नहीं। R1 2 इधर जा रहा है। अब देखो बेटा ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। कौन है, R21, क्योंकि 2 से शुरू हुआ और 1 पे पहुंचा। इसका फोर्स किधर लगेगा, F21। इसका फोर्स किधर लगेगा, इधर F12। ढंग से समझ लेना बेटा, ज़्यादा झोल नहीं है इसके अंदर। फोर्स तो लगेगा, 2 चार्जेस हैं सेम, ये इधर जाएगा, फिर F ये Q2 है, तो 2 पे लगने वाला फोर्स 1 के द्वारा, ये इधर गया, कौन था, Q1 था, तो 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के द्वारा। 2 ने इसको इधर धकेला, इसने उसको उधर धकेला, तो ऐसे लिखते हैं नोटेशन। ये आगे समझ में कि नहीं आया, बोलो। ये डायग्राम तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हें समझा चुका हूँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बस इसके अंदर अब मैंने एक फोर्स एक्स्ट्रा और ऐड किया है कि फोर्स इधर जाएगा। R12 तो अभी भी इधर जाएगा, और R21 इधर जाएगा, ये रहा एरो R21 का, और R12 का नीचे भी बना दिया, ये रहा, और ये नीचे भी बना। बोलो सहमत हो, गुड। निकाल ले वैल्यू यहाँ से साइड साइड। देखो इधर क्या चल रहा है, इधर बना रही है मम्मी जी रोटियाँ, और इधर क्या बनती जाएगी साथ साथ में सब्जी, एक ही गैस पे, डबल वाला बर्नर है। चल सकता है, चल सकता है। निकालो, चलो बेटा। चोंच भिड़ने वाला OQ1, ये इधर जा रहा है OQ1 की डायरेक्शन, OQ2 की डायरेक्शन इधर ही होगी, हमें मालूम है, क्योंकि यहाँ से चलना चालू हुआ, इधर ही जाएगा, तो ये डायरेक्शन, ठीक है। OQ1 के साथ कौन जुड़ रहा है, Q1 Q2 इज इक्वल्स टू, चोंच भिड़ गई तो ये OQ2 इधर आ जाएगा। कोई पहली बार ये देख रहा है तो इस वीडियो में इसी से पहले ही मैंने ये समझा रखे हैं, शुरुआत में ये समझा रखे हैं, तो वहाँ से देख लेना, पता चल जाएगा। इसका इधर कर दे, ये पॉइंट का नाम O है, तो OQ1 यहाँ से चालू हुआ ऐसे, और यहाँ से इन दोनों की चोंच भिड़ गई, तो ये बराबर का नीचे आ गया। तो Q1 Q2 और प्लस OQ2, ये इन दोनों की दिशा एक हो गई। बैठ गया, वैल्यू रखते हैं, गुड। OQ1 की वैल्यू कितनी है, R1, Q1 Q2 की कितनी है, R12, और OQ2 की कितनी है, R2, OQ1 की कितनी है, R1, वेक्टर लगाते जाओ, Q1 Q2 की R21, प्लस OQ2 की कितनी है, OQ2 की R2, लगा दिया बेटा। हमें R12 निकालना है, तो R2 माइनस R1, वही तो आ रहा है। देखो जो बाद में है वो पहले आता है, जो पहले होता है वो बाद में आता है। इसमें देखो बेटा R21 निकालेंगे, तो ये R2 इधर चला जाएगा, तो R2 माइनस में जाएगा, R1 प्लस का रहेगा, ये रहा R1 प्लस का, और R2 माइनस का। पीछे कौन है, 1, तो वो पहले आएगा। ये समझ में आया कि नहीं है, आ गया। किसी को अगर नहीं आया तो वीडियो की शुरुआत में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, वहाँ वापस देख लेना। चलें आगे। अब देखो बेटा हम निकाल रहे हैं 1 2 वाला। हम कौन सा निकाल रहे हैं, 1 2 वाला। तो Q1 Q2 R12 और इसका स्क्वायर, कुछ नहीं किया, 1 2 लगाया, और R कैप
तो इसका भी बता दो भाई 1 2 के लिए कर रहे हैं। टोपी मतलब 1 और नीचे कुछ भी दे दो। मैंने कह दिया कि आई कैप 1 होता है और आई के नीचे किसी ने लगा दिया P तो भी 1 है, CTNQ मैंगो एप्पल सब 1 है, समझ में आ गया। तो वो उसको सेम टू सेम देने के लिए कर दिया। मैंने क्या बोला, नीचे S होता तो यहाँ भी S लेते, ठीक है। अब आर कैप क्या होता है, आर कैप क्या होता है वहाँ से देखो बेटा, वो रहा लगा दो F12। दूसरा क्या निकालेंगे, F21। क्या निकालेंगे, अब बोलोगे सर F12 क्यों निकाल रहे हो, F21 क्यों नहीं निकाल रहे हो, वो भी निकालेंगे। ये लो F21 सीधा ही देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस में ले रहे हैं, वैक्यूम में, निर्वात में, ये रहा, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कौन सा वाला लेंगे, 21 है तो 21 लेंगे। आर कैप 21 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1, समझ में आ गया, गुड। अब देखना काम साथ साथ चलते जाएंगे। इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये बस R12 की वैल्यू, R12 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से लो R12 की वैल्यू कितनी है, गुड। R12 की वैल्यू है R2 माइनस R1 और इसके ऊपर वेक्टर और इस पे मोड, ये लग जाता है मैग्नीट्यूड आ जाता है और इसका स्क्वायर, बोलो कोई प्रॉब्लम, ये स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लिया परिमाण। अब देखो बेटा ये क्या है R12 कैप, इसकी भी कोई वैल्यू थी पूरी। अब इसका अगर नाम हम R12 दे देंगे तो ये भी 1 2 हो जाएगा, ये भी 1 2 हो जाएगा। कैसे आया बता रखा है पूरा अच्छे से। तो आर कैप की जगह ये वैल्यू रखो बेटा। तो देखो ऊपर क्या आ रहा है R, ये 1 2, नीचे क्या आ रहा है R12 और इस पे ये और इस पे ये मोड। तो देखो इस नीचे मोड लगा हुआ है इस पे, इसलिए इस पे भी मोड है, देखो लगा दिया हमने, और इस पे भी मोड लगा दो और इसकी भी वैल्यू डालते जाओ। ये दोनों काम साथ में होंगे बेटा तभी समझ में आएगा, ढंग से समझ लेना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कुछ भी नहीं है यार, बच्चों वाले खेल हैं। फिर ये मोड वोड तुम्हें नहीं आते तो मत पढ़ो फिजिक्स। Q1 Q2 R21 का मान कितना है, R1 माइनस 2, जो बाद में वो पहले आएगा वो अब हमें पता चल गया। कभी ऐसे निकालने की जरूरत ही नहीं होती, समझ में आ गया ना, कभी निकालने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ट्राइंगल लोल लेंगे, होशियार होना। वो पूछ रहा है PAB तो PB माइनस PA, फाइनल माइनस इनिशियल, बस खत्म। तो R21 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो R1 माइनस R2, ये तो वैल्यू इसकी रखी, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दो, मोड लगा दो, ये लो। R21 की वैल्यू कितनी है कैप की, कैप को हटाओ अब, तो R21 वाला लेंगे, इस बार R21 वाला लेंगे, ढंग से समझ लेना। R21 1 2 आ रहा है, R21 वाला लेंगे अपॉन R21, बस कुछ नहीं किया, सेम टू सेम ही लिखा है लेकिन नाम चेंज कर दिया। वो 1 2 है, ये 2 1 है। बोलो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इनकी भी तो वैल्यू रखो बेटा, इनकी भी तो वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। ये रहा R12 की वैल्यू, इनमें इसकी रखी है अभी, तो इनकी भी तो रख दो साथ साथ, लगे हाथ। मैं तो एक साथ कर देता पर तुम लोगों को समझ में आए जब ना। 1 ये लो R2 माइनस R1 और ये इसको लगाया मोड और ये कर दिया स्क्वायर। R12 की वैल्यू कितनी है, R2 माइनस R1 वेक्टर। लेकिन देखो बेटा इस पर मोड नहीं है तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ ही है तो उस पर ब्रैकेट लगा दिया जाता है। R12 कितनी है, R2 माइनस R1 वेक्टर लगा हुआ, मोड भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है। इसमें भी वही काम कर दो, F21 इक्वल्स टू, अभी देखना मजा आएगा, बोलोगे अरे सर समझ में आ जाए है। Q1 Q2 देखो बेटा ये सेम टू सेम है ही, खेलना है बस, एक और कुछ नहीं। R21 की वैल्यू कितनी है, R1 माइनस R2, R21 है तो 1 पहले आ जाएगा, माइनस R2, इस पे तो ब्रैकेट लगाओ, इस पे मोड लगाओ, चलते जाओ बस। नशा, ठीक है, नशा एकदम रिदम, बस गुड। अब देखो बेटा गुणा करते हैं इसको, ये एक्स स्क्वायर है पूरा, ये एक्स है, सेम ही तो है, कोई फ़र्क ही तो नहीं है ना, कुछ फ़र्क नहीं है। मोड लगा हुआ है, वेक्टर लगे हुए हैं, मतलब मैग्नीट्यूड है, वेक्टर दोनों हैं। R है, R2 माइनस R1 है, ये देखो R2 माइनस R1, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब लिख दो, यहीं कर दो, वहाँ भी कर दो, खत्म। खेल F12 वेक्टर लगाते जाना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर लगा दो। चार्ज जो होता है ना आवेश, वो अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, उस पर ये नहीं लगता, उसकी कोई दिशा नहीं होती। मोड लगा दिया, एक स्क्वायर और एक ये क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड सर। अच्छा R2 माइनस R1, वरना तो हम इसको इससे काट देते, लेकिन यहाँ मोड है और यहाँ ब्रैकेट है, वहाँ भी कर दो ये काम, कुछ नहीं, फ्लो में चलते जाओ बस। Q1 Q2, अब इसको कहाँ तक करेंगे सर, देखना अभी फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, हमें ये फॉर्मूला बनाना है,
F12 जो है वो F21 के बराबर होता है, लेकिन अपोजिट होता है। माइनस भी आ रहा है, यहाँ माइनस का आ रहा है, देखना कला देखना अभी तुम, गणित की कला। आज गणित सीख लोगे सारी की सारी बची हुई, सारी की सारी गणित आज सिखा देंगे इसके अंदर। क्यूब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, 1 - 2 है, 1 - 2, 2 - 1 2 - 1, तो मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, R1 - R2, ये वैसा का वैसा ही रह गया। प्रॉब्लम नहीं, तो चलो आगे चलते हैं, छोड़ दो उसको वहीं पे, इसको देखो। अब खेल देखना बेटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं माइनस से, ऊपर गुणा भी माइनस से, नीचे भाग भी माइनस से कर दूं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, है ना। लिख दो अगली लाइन में, माइनस से गुणा भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नेगेटिव साइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बस इंपॉर्टेंट लाइन। इसलिए देखो आज मैं क्या लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट थी इसलिए क्या लेके आया हूँ, रेड मार्कर। ये करेंगे तभी तो माइनस आएगा, फिर बोलोगे सर माइनस से माइनस कट जाएगा, नहीं कटेगा बेटा। देखो F12 -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, Q1 Q2 अपॉन R2 - R1 और मोड क्यूब R2 - R1, ये बोलो, ये माइनस क्या, उधर नहीं करना, एक ही करना है, एक तरफ ही करना है बस, उसको वहाँ छोड़ दो, वो काम हो गया, वो अपना बहुत काम आएगा अभी, उसका मान उठा के यहाँ पटकेंगे, देखना अभी। बोलो, माइनस से ऊपर नीचे गुणा भाग किया है, माइनस माइनस कट जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। चलो आगे लाइन में देखो यहाँ से, ठीक है, F12 चल रहा है, 12 चल रहा है, इस माइनस को मैं उससे गुणा कर दूँ, खत्म तो करना, माइनस बदल जाएगा कि नहीं बदल, गुड बदल जाएगा, और ये माइनस फिर ऊपर आ जाएगा, ये लो नीचे वाला। चलो अभी भी एक बार ही करते हैं एक काम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाला माइनस अभी पड़ा है, ये रहा नीचे वाला माइनस, Q1 Q2, नीचे वैसा का वैसा पड़ा है, R2 - R1 और मोड लगा दिया, क्यूब चल रहा है, ये रहा क्यूब, R2 - R1 चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस था ये वाला माइनस, ये से गुणा हो जाएगा, तो देखो माइनस R2 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस R1 बन जाएगा, तो R1 प्लस का हो जाएगा तो पहले लिख दें, और R2 बाद में हो जाएगा। ऑलमोस्ट कहाँ पहुँच रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पहुँच रहे हैं, R1 - 2 हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ, इसको भी बना देंगे अभी। अब फिर बोलोगे सर ये माइनस इससे हो जाएगा, नहीं खुद मत देखो, पंचायती मत करो, सबसे पहले सुनो हमारी बात, पंचायती मत क्या करो, ठीक है ना, जब सिखा रहे सीखो पहले उसको पूरा, उसके बाद बोला करो। ये माइनस बचा हुआ है, इस माइनस को ऊपर लेके आ जाते हैं, क्योंकि इस माइनस का कोई झोल नहीं है, ये लो नीचे वाला माइनस ऊपर आ जाता है। अगर हमारा आंसर आया 1/-5 यार, तो ये -1/5 भी तो लिख सकते हैं, माइनस ऊपर आ जाता है, समझे, हाँ ठीक है गुड। तो फिर बोलोगे सर इसको कैसे बदलेंगे, फिर यहाँ तो ये तो R2 - R1 हो गया, ये अलग ही हो गया, R1 - R2 ये तो बन गया, लेकिन ये बनाएंगे इसको भी, देखो माइनस ऊपर आया, अभी इस लाइन में मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिर्फ माइनस ऊपर लाया हूँ मैं, ये लगा लेना अगर मैं भूल जाऊँ तो कहीं, R1 - R2 ये हो गया, कूलम्स लो, खत्म। अब देखो बेटा खेल देखना, खेल दिखाएं, F12 = -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ढंग से समझना, Q1 Q2 R1 - R2 मोड, और अभी भी क्यूब, और R1 - R2, और ये ब्रैकेट। सर नहीं समझ में आया, ये माइनस समझ में नहीं आया सर, नीचे वाला आपने तो चेंज कर दिया, और माइनस का यूज़ भी नहीं लिया, माइनस का कहीं उपयोग भी नहीं हुआ, और चेंज हो गया, ये वाली चीज़ क्यों चेंज हो गई बेटा, मालूम आया, मोड में चेंज हो जाते हैं ऐसे ही, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, मोड लगा पड़ा, ये रहा, ऐसे क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, ये -5 है, हमने मोड लगा दिया, आंसर क्या आएगा +5, इसका मतलब मोड में मैं चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। देखो 3 - 4 है, मोड में लिखी हुई है, तो आंसर और 4 - 3 मोड में लिखी हुई है, सेम चीज़ होती है। अब देखो बोलोगे नहीं सर सेम कैसे हुई, 3 में से -4 गया तो क्या बचा, -1, और ये मोड लगा दिया, और 4 में से 3 गया तो +1 बचा, ये मोड है इसका, ठीक है बेटा, इसका मोड है। तो सर ये तो -1 हुआ, ये 1 हुआ, अरे भाई वो मोड से बाहर निकलेगा तो आंसर वो भी 1 और ये भी 1, मोड प्लस बना देता कि नहीं बना देता, इसका मतलब देखो 3 - 4 लिखूँ या मैं 4 - 3 लिखूँ, चीज़ है कि R1 - 2 लिखूँ या R2 - 1 लिखूँ, मोड लिखा हुआ है, मैं खेल सकता हूँ, माइनस का यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन ये ध्यान से समझ लेना, तभी तो माइनस आएगा आंसर में।
लगा रहे हैं, ढेर करेंगे तुम और हम मिल के, ठीक है ना। तुम्हारे बिना हमारा कुछ भी नहीं है बेटा। F12 माइनस माइनस। अब देखो बेटा, ये चीज़ कहीं देखी दिखाई हो रही है क्या कहीं पे? कहाँ पे देखी थी ऐसी चीज़? ऐसी चीज़ कहीं बनाई थी गैस में, जो बर्नर पे एक तरफ तो रोटियां बन रही थी, एक तरफ सब्जी बन रही थी। ये रोटियां बन गई, ये सब्जी बन गई। देखते हैं 1/4πε0 ये रहा, Q1 Q2 ये रहा, R1 - R2 ये रहा, मोड लगा, क्यूब डायरेक्शन दे रखी है, दिशा दे रखी है, R1 - R2 यहाँ भी R1। तो क्या इसकी जगह मैं F12 नहीं, F21 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह F21 नहीं लिख सकता इस पूरे की जगह? अरे ये चीज़ और ये चीज़ एक है, जब इसके बराबर में ये लिख दिया तो इसके बराबर में F21 नहीं लिख सकता? F21 और बना दो दिशा। माइनस माइनस। और जनरली अगर ये भी लगाना चाहो मोड भी इस टाइप के तो लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क। लेकिन फिर इसको बाहर रखना माइनस को, ठीक है। और खाली लिखना चाहो, बिना दिशा के लिखना चाहो, F21 बराबर होता है माइनस F21 के। एक ही चीज़ है तीनों। लेकिन बनी कैसे बेटा? समझ में आया कि सारी गणित की आज निचोड़ निकाल दी तुम्हारा पता चल गया मुझे। तो गणित बहुत कम जिसको आती है वो आज, और जो होशियार है उसको भी पता चल जाएगा। वो जो होशियार इसको करने बेटा, सबसे पहले ढंग से एक चीज़ समझ लेना बेटा। 1 2 है, 2 - 1, 2 1 है तो 1 - 2 स्थिति सदिश में पहली चीज़। जो बाद में है वो पहले आएगा, जो बाद में है 2 वो पहले आएगा, बस पहली चीज़। और ये ऐसे आता है बेटा माइनस। किताब से समझ के देख ना, समझ में आ जाए तो फिर हमारी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो फिर हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही थोड़ी बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो थी वो ये थी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नेगेटिव साइन। माइनस से गुणा भी कर दो और भाग भी कर दो, ये कर दिया। इस माइनस को तो इसको बदलने में इलाज कर दिया, और ये माइनस आ गया ऊपर, ये रहा, और नीचे वाले को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मोड में ये लगा रखा है। तो ये देखो, ये मैंने समझा दिया। यहाँ पे 3 - 4 -1 होता है, 4 - 1 होता है, दोनों का मूल्य आंसर क्या आएगा 1। इसको हम बदल सकते हैं, ये हमारे दिमाग में बदल के हमने वो चीज़ ऐसी वाली बना दी, ये वाली चीज़ वहाँ बना दी, तो उसकी जगह हमने F21 लिखा है भाई, ठीक है। ढंग से कर लेना। आगे एक न्यूमेरिकल आएगा, एग्जाम्पल 1.7, उदाहरण 1.7, उसमें ये काम आएगा। अब कोई बोलेगा कि सर सदिश निरूपण हुआ कौन सा? ये सदिश निरूपण हुआ बेटा, ढंग से समझो, ये सदिश निरूपण। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी कहीं पे भी, बुक में नहीं, कहीं पे भी अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन आ रहा है और बोल रहा है कि सदिश या वेक्टर फॉर्म में कूलम का वो जो दे देगा वो अपना आप ही तुम्हें, तो तुम जब फॉर्मूला लगाओगे तो F21 लगा रहे हो तो ध्यान रखना 1 - 2, 1 2 लगा रहे हो तो भी 1 - 2, समझ में आया। लेकिन फिर यह माइनस वाला साइन खेलेगा। लेकिन अगर 1 2 लगा रहे हो तो ये वाला बन जाएगा, कहाँ गया, माइनस प्लस से गुणा करने से पहले कौन सा था, ये रहा, क्योंकि इसमें माइनस नहीं, इसमें देखो माइनस आ रहा है यहाँ से, ये रहा, ये पूरा यहाँ से ये वाला ये फॉर्मूला लगाना है। अगर तुम न्यूमेरिकल करोगे 1.7, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। F12 निकालो। अब वो बोलेगा तुमसे, ढंग से समझना कोई भी, कि F फोर्स बल 2 पे लगाया गया 1 के द्वारा, 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1, तब तो ये फॉर्मूला लगाओ F21। और फोर्स बोल रहा है ये कि भाई 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के द्वारा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तब ये लगाना है फोर्स। अब तुम न्यूमेरिकल लगेगा तो तुम पता चल जाएगा, वो मैं वहाँ बता दूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला, इस पर टिक मार लो बेटा। यहाँ से फिर क्या, हमने अलग खेल खेलना चालू कर दिया, वो माइनस वाला, क्योंकि उसको वैसे बनाना था। इसका देखो, क्योंकि ये इसको माइनस से कहाँ किया, इसको नहीं किया ना माइनस। अगर उसको नहीं करना चाहो माइनस से गुणा भाग, इसको कर सकते हो माइनस से गुणा भाग, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो इसको, फिर उसको वहीं भी छोड़ देना उतने से, ये वैसा बन जाएगा। फिर समझ में आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 2 के लिए फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, 1 2 के लिए, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। 1 2 के लिए फॉर्मूला ये, और 2 1 के लिए फॉर्मूला ये। जब 1 2 आएगा तो 2 - 1 आना चाहिए, और 2 1 आया तो 1 - 2, ऐसे ध्यान रखना दिमाग में। ये वाला स्थिति सदिश बता दिया तुमको, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बता दिया वेक्टर में, योग संबंधी त्रिभुज नियम जो सदिश में लगते हैं, और एकांक सदिश, इकाई सदिश, या जो भी बोल दो, एकांक, इकाई, यूनिट वेक्टर, वो बता दिया। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बता दिया साथ में। ये डिस्प्लेसमेंट इतना सा होता है Q1 से Q2, या तो Q1 Q2 के पास जाएगा या Q2 Q1 के पास जाएगा, 2 ही केस होंगे, ये तो सब हमें मालूम है, ठीक है। अच्छे जो करो बेटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला इसके मेन फॉर्मूला है। ये तो बाद में हम खेल रहे थे उसको वैसा बनाने के लिए, और यहाँ से ये चीज़ बन गई जो तुम्हारे बुक के अंदर F12 जो, अब बच्चे कई बार बोलते हैं यार F12 2 1 के बराबर कैसे हो जाता है, फोर्स इक्वल होता है लेकिन अपोजिट हो जाता है, ऐसा तो पहली बार सुना है। कैसे हुआ, ऐसे आया, कर लोगे।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कूलम्स लॉ के, वो भी इसी वीडियो में लगे हाथ कर लेते हैं। इकाई सदिश को एकांक भी बोल देते हैं बेटा, ठीक है ना, नाम में मत जाया करो तुम लोग, बस समझ लिया करो। यूनिट मैंने कई बार क्या हिंदी इंग्लिश दोनों का साथ में करें तो कई बार क्या है कि एक्चुअल नाम पकड़ नहीं पाते, है ना। कोशिश तो करता हूँ मैं कि मैं तुम्हें सही नाम भी ऐसा दूँ ताकि तुम्हारी किताब में देखते ही मिल जाए तुम्हें। एकांक सदिश भी बोल दिया, इकाई सदिश भी बोल दिया, एकांक सदिश भी बोलते हैं, ठीक है ना। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, ये हो गया। लिमिटेशन करेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन थी कूलम्स लॉ की। बुक में लिखा हुआ है तुम्हारे, कहाँ गई बुक, ये रही। अब देखो बेटा तुम्हारे बुक में जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब देखो कुछ तो क्या लिखना है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला बनने के बाद, यहाँ से ये करने के बाद हमारा ये बन गया -F21। ये तुम्हारी किताब में है, एरो लगा रखा है। एरो पता तो क्यों, क्योंकि फोर्स एक सदिश राशि तो तुम सीख चुके हो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। आगे देखो क्या लिखा हुआ, सो वी गेट टू नो दैट द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू टू चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फोर्स का बराबर होगा, दोनों फोर्स का परिमाण जो है वो बराबर होगा। ये 5 है तो इसको भी 5 होना पड़ेगा, बराबर है ना बेटा। लेकिन क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट होगा, विपरीत होगा चार्ज। ये देखो ये माइनस है, समझ में आ गया। तो ये 5 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 5 बन जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से करना होता है आगे। तो ये बोल रहा है कि फोर्स बराबर होगा लेकिन अपोजिट होगा। और आगे क्या बोल रहा है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन वट एवर काइंड ऑफ चार्ज दे में। चार्ज किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, फोर्स अपोजिट होगा, अपोजिट लेकिन सेम होगा, विपरीत होगा लेकिन समान होगा। और चार्ज कैसे भी हो सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आवेश, आवेश किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, प्रकार के क्यों ना हो। मान लो कोई माइनस लेना चाहे तो बोल देगा सर ये तो माइनस आ रहा है, तो देखो बेटा किसी ने Q1 माइनस ले लिया और Q2 प्लस में चल रहा है तो फिर वहाँ पे एक माइनस चलेगा, नहीं बेटा Q1 पे ये लो मैंने ये लगा दिया, ये -5 लिया, ये अब क्या है समझ में आ गया। वॉट एवर द चार्ज में है, वॉट एवर द चार्ज दे में है, वॉट एवर द चार्ज दे में, कोई भी चार्ज हो ले सकते हो, माइनस वाला कोई लेना चाहे ले सकता है, लेकिन फिर मोड लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखो ऐसे ऐसे Q2 पे भी और Q1 पे भी लगता है, ठीक है, लगता है इन पे भी। आगे देखो क्या बोल रहा है, 10 कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इक्वल एंड अपोजिट। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल भी होना चाहिए एंड अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के हिसाब के चलता है। आगे क्या बोल रहा है देखो बेटा, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द चार्ज। लाइन जॉइनिंग द चार्ज लगेगा, ये लाइन जॉइनिंग द चार्ज सरल रेखा के अनुदिश लगेगा। यानी अगर ये Q2 है और ये Q1 है, दोनों सेम है तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के हैं। तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, सीधी रेखा के अनुदिश। इधर नहीं जाएगा Q2, इधर नहीं जाएगा Q1, बता चुके हैं वापस। 10 कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्सेस, सेंट्रल फोर्स, जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं अर्थात स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल जो होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दो, स्थिर विद्युत बल बोल दो, क्योंकि स्थिर आवश्यक लगते हैं। स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं, बता चुके हैं पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में। केंद्रीय बल क्यों होते हैं, जो सरल रेखा के, सीधी रेखा के अनुदिश लगते हैं, जो लाइन जॉइनिंग जो लगते हैं वो सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। क्योंकि देखो ये लाइन यहाँ आई, ये सेंटर बना हुआ था चार्ज का, आवेश का, और इसको इधर भेज दिया तो यहाँ सेंटर पे लगा ये फोर्स, ऐसा मानते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं इनको, बता चुके हैं पहले। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसी में कर लेते हैं लगे हाथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं एक बार। हाँ, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य देखो क्या बोल रहा है। फॉर कूलम्स लॉ चार्ज शुड बी एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, आवेश स्थिर होने चाहिए, स्थिर आवेशों पर लगता है, आवेश होने चाहिए। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट पे लगेगा। 2 चार्ज होने चाहिए, 2 चार्जेस पे होने चाहिए, 2 चार्जेस होने चाहिए, 2 आवेश होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए, ठीक है, खत्म। क्या दूसरा क्या है,
कह रहा है इसी में आगे बोला कि रेस्ट पे ही लगता है, मतलब स्थिर हैं तभी लगेगा, चलने लगेंगे तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जैसे चार्ज चलने लगता है तो क्या बना लेता है? मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बना लेता है, वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाती है। जब चार्ज रुका हुआ रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये तुम्हारे चैप्टर का नाम विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जब चार्ज रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र बनाता है, जब चार्ज चल गया तो फिर ये बना लेता है। इसलिए यहाँ पे कूलम्स लॉ कभी नहीं लगता इसमें, ठीक है। जैसे चार्ज चला तो उसमें वो आ गया चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? कूलम सेकंड, ये फर्स्ट है, सेकंड कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर द फोर्स बिटवीन द चार्ज इज रेंज। हाँ, 10 की पावर -15 बहुत छोटा होता है, मैंने कहा था अगर नहीं समझ में आए तो ये जीरो बना लेना यहाँ पे। ये 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर -15 यहाँ पे बहुत छोटा हो जाता है। 10 की पावर -15 और इधर आओ, अब देखो बेटा 10 की पावर -15 से इधर आओ, चलते जाओ, ये क्या आ जाएगा? ये 10 की पावर -15 आ गई, ये 10 की पावर -50 आ गई, ये 10 की पावर माइनस और छोटा आ गया, मान लेते हैं एक बार 100 आ गई। इनके बीच में नहीं लगेगा, ऐसे मत समझना, इन दोनों के बीच में, इनके बीच में नहीं लगता। 10 की पावर -15 और उससे छोटे इधर जाएंगे तो छोटे ही तो होंगे, स्मॉल नंबर्स, स्मॉल, उससे छोटों पे कभी नहीं लगता, ठीक है। 10 की पावर -15 क्यों? क्योंकि अब क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे न्यूक्लियर जो होता है, ये न्यूक्लियर ये फोर्स काम करना चालू कर देता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे, क्योंकि ऐसा मानते हैं न्यूक्लियर की साइज़ 10 की पावर -15 मीटर के आसपास की ही होती है, फिर और उससे छोटी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ से चालू हो जाती है। न्यूक्लियर की साइज़ ये होती है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर की साइज और 10 की पावर -15 से छोटे कोटि या इससे कम दूरियों के बीच ये नहीं लगता। क्यों नहीं लगता वो पूछ रहा है? क्योंकि बोल रहा है न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे आना चालू हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स मीन्स नाभिकीय बल, वहाँ फिर नाभिकीय बल काम करने लग जाता है। एक बल और है, फिर वो काम करेगा, वो बड़ा खतरनाक बल होता है, तो वो चीज़ों को फिर वहाँ खींचेगा, तो फिर कूलम वाला फिर वहाँ काम नहीं करेगा, फिर झोल हो जाएगा। समझ में आ गया? तीसरा क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, कूलम फोर्स इज टू बॉडी इंटरेक्शन। हाँ, वो सब मालूम है, कूलम चार्ज जो है वो दो आवेशों के मध्य लगता है, टू चार्ज के बीच में लगता है। चौथा क्या? कूलम्स लॉ फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव। तीसरा भी हो गया। चौथा इनवर्स स्क्वायर लॉ किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ व्युत्क्रम वर्ग नियम। इनवर्स मानी उल्टा, व्युत्क्रम, स्क्वायर यानी वर्ग और नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। क्या दिया था? 1/r²। ये डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर कर दिया, लेकिन डिस्टेंस नीचे है 1/, में ऐसे नहीं, r² नहीं है, 1/r² है, ठीक है। उसको फॉलो करता है। हाँ करता है, कहाँ आ रहा है? ये रहा 1/r² आ रहा है ना, ठीक है। कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इसी में लिखना है चौथे में, कंजर्वेटिव फोर्स ढंग से समझ लेना बेटा। कंजर्वेटिव फोर्स बहुत इजी से, कंजर्वेटिव फोर्स ये सब चीज़ें एक बार नाम सुन लोगे ना। संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। कूलम बल कौन सा है? संरक्षी बल। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं थोड़ा सा बता दें। ये देखो बेटा, ये तुम्हारा कोई एक ऊंचाई है, हाइट, ये तुम्हारी सड़क है, यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये ऊंचाई है। चाहे सीधे जाओ, अब ये लड़का, अब यहाँ पे कुछ ऐसा मान लो टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, चढ़ने की ऐसी कोई जगह थी, ऐसे गया, 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 ऐसे गया। ये सीधा जाए या टेढ़ा मेढ़ा, कैसे? मजनू की तरह आवारा लहराते हुए इधर उधर। अब देखो और देख लो, या फिर ये ऊपर इस एच हाइट पे, सेम हाइट पे ये लड़का वापस ऐसे गया, फिर इतना सा चला, फिर इतना इधर आया, फिर इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, फिर इधर, फिर इधर, फिर टहलते हुए, रमकते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक है। संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो बता रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं, रास्ता मैटर नहीं करता, पाथ मैटर नहीं करता इनके लिए। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मैटर करता है। कहाँ पे था? ज़मीन पे था। किस हाइट पे पहुंचा? एच हाइट कितनी थी? मान लो 50 मीटर है, बस ये 0 थी मीटर, ये 50 मीटर, बस ये मैटर करती है। 50 मीटर रास्ता मैटर नहीं करता। अब तुम बोलोगे सर ये चला तो ये ज़्यादा है ना सर, इधर गया उधर गया। हाँ, वो बताएंगे बेटा जब तीसरा चैप्टर आएगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल, विद्युत विभव, वहाँ पे इसको प्रूफ करके दिखाएंगे,
मज़ा आएगा बड़ा, देखना। हम बोलोगे सर ये तो मतलब खतरनाक प्रूव किया आपने, कंजर्वेटिव फोर्स का जो पॉइंट टू पॉइंट लगते हैं, सिर्फ पॉइंट से पॉइंट, रास्ता मैटर नहीं करता, चाहे आप ऐसे चलो, लहराते हुए चलो, मजनू की तरह चलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हाइट की बात भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल भी चलोगे तो भी ठीक है। तो वो संरक्षी बल होते हैं। तो संरक्षी बल कौन होता है? कूलम्स लॉ संरक्षी बल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, ये भी संरक्षी होते हैं। और कौन होता है? दूसरा ध्यान रखिए, तीसरा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग को भी हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं, स्प्रिंग फोर्स। तो फिर एक तो होता है कंजर्वेटिव, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव, असंरक्षी बल। तो वो कौन सा होता है? वो होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए रास्ता बड़ा मैटर करता है, ये ध्यान रखना, रास्ता मैटर करता है फ्रिक्शन के लिए। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। बताएंगे तुमको, प्रूव करके दिखाएंगे कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम ये बोलोगे कि सर जोर तो आया ना इसको, सर इतना चला जाता है ये, तो कुछ तो साइंस भी तो फिर बोलेगी ना कि चला जाता है, इसमें कुछ काम जाता है कि हाँ, वो सब देख लेंगे अपन, चिंता मत, उसको प्रूव करेंगे तो पता चले। गुड, कर लेना अच्छे से, ढंग से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ढंग से समझा रखा है। और ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश, सब बताती है, ठीक है। त्रिभुज संबंधी योग नियम सारे लगाती है, वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, कूलम्स लॉ का। चलो मौज करो, गुड।